प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद होगा इस पुस्तक की शुरुआत में आपने मानव भूगोल की परिभाषा और मानव तथा प्रकृति के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया था। मानव प्रकृति से अंतर क्रिया करके सांस्कृतिक तत्वों को जन्म देता है। इन्हीं में से एक है मानव बस्ती। मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का मूल है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बस्तियों की विशेषताएं वहां के वातावरण से प्रभावित होती हैं। जैसे प्राचीन काल से ही मानव बस्तियों का विकास नदियों की घाटियों में हुआ, क्योंकि ये सभ्यताएं कृषि पर आधारित थीं और यहाँ समतल तथा उपजाऊ भूमि थी। आज भी मानव सुविधा अनुसार अपने बसाव के लिए ऐसे स्थानों का चुनाव करता है जो उसकी आजीविका, उसके अस्तित्व और जीवन निर्वाह में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए मछुआरों की छोटी छोटी बस्तियां समुद्र तटों पर पाई जाती हैं, क्योंकि उनकी आजीविका का मुख्य साधन मछली पालन है। सेवा में लगे हुए लोग अपने बसाव के लिए बड़े व्यापारिक शहरों का चुनाव करते हैं, जबकि खनन और उद्योग से जुड़े हुए लोग कच्चे माल वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मानव बस्तियां मनुष्य और वातावरण के बीच संबंधों की परिचायक होती हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी भूगोल की पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के 10वें अध्याय मानव बस्ती का अध्ययन करेंगे, जो इस पुस्तक का आखिरी अध्याय है। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मानव बस्ती किसे कहते हैं। मानव बस्ती का सामान्य अर्थ है किसी भी आकार प्रकार के घरों का समूह जिसमें मनुष्य रहते हैं। अपने रहने के लिए लोग मकानों और इमारतों को बनाते हैं और आजीविका के लिए किसी न किसी प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर होते हैं। इसलिए बस्ती में मुख्य रूप से लोग, उनके आवासों के समूह और उनके संसाधन आधार, यानी कि जिन पर वो अपने जीवन निर्वाह के लिए आश्रित होते हैं, को शामिल किया जाता है। आप इसे गांव, नगर या शहर कह सकते हैं। ये सभी मानव बस्ती के उदाहरण हैं। मानव बस्तियां साधारणतया स्थायी रूप से बसी होती हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में और समुदायों में ये स्थायी नहीं होती हैं। जैसे ऋतु प्रवास करने वाले चरवाहे अपने बसाव को लगातार बदलते रहते हैं, ठीक इसी प्रकार स्थानांतरित कृषि वाले क्षेत्रों में भी एक समुदाय कुछ वर्षों के अंतराल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। अब है बस्तियों का वर्गीकरण। बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियों में द्विविभाजन, यानी कि इनके दो भागों में विभाजन के लिए विभिन्न आधारों को लेकर एक समान मत नहीं पाया जाता। फिर भी लगभग सभी देशों में जनसंख्या और व्यवसाय इनके विभाजन के आधार माने गए हैं। आइए हम एक एक करके इन आधारों की व्याख्या करते हैं। पहला है जनसंख्या का आकार। ये बस्तियों में विभाजन का सबसे मुख्य आधार है, लेकिन ये सर्वव्यापी मानदंड नहीं हो सकता। दक्षिण पूर्वी एशिया के घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कई गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों से भी अधिक है। इसलिए प्रत्येक देश में ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर के लिए अलग अलग जनसंख्या का निर्धारण किया गया है, जो कुछ 100 व्यक्तियों से लेकर कई हजार व्यक्तियों तक पाया जाता है। सामान्यतः जो देश विशाल जनसंख्या आकार वाले हैं और जहां जनसंख्या का घनत्व अधिक है, वहां गांवों में जनसंख्या अधिक होती है, लेकिन कम और विरल जनसंख्या वाले विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्र कम जनसंख्या वाले होते हैं। दूसरा आधार है व्यावसायिक संरचना। ग्रामीण बस्तियों में आर्थिक क्रियाओं का संबंध मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाओं से होता है। यहाँ लोग सामान्यतः अपने आसपास के संसाधनों का उपयोग अपनी जीविका निर्वाह के लिए करते हैं, जबकि नगरों में लोगों की मुख्य आर्थिक क्रियाएं द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं होती हैं। लेकिन वर्तमान समय में ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में विभाजन में ये आधार भी अपवाद का विषय है। जैसे जैसे विश्व स्तर पर परिवहन के मार्गों और संचार सेवाओं में बढ़ोतरी हुई है, वैसे वैसे विकसित देशों में बड़े नगरीय क्षेत्रों से जनसंख्या का स्थानांतरण ग्रामीण क्षेत्रों की ओर होने लगा है। पिछले कुछ दशकों में यूरोप के बड़े नगरों से दूर बाहरी क्षेत्रों में ऐसी ग्रामीण बस्तियों का विकास हुआ है जिसका मुख्य क्रियाकलाप उद्योग या सेवाएं हैं। यहाँ लोग अपने काम के लिए नगरों की ओर जाते हैं, लेकिन वे शहर की भीड़भाड़ और प्रदूषण से बचे रहने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। उपनगरीकरण, जिसे हम अंग्रेजी में सब अर्बनाइजेशन कहते हैं, इसी प्रकार की एक नई प्रवृत्ति है, जिसमें विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में बड़े नगरों के पास छोटे छोटे नगरों का विकास हो रहा है,
जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त होते हुए भी शहर की भीड़भाड़ और प्रदूषण से मुक्त हैं। यहाँ लोग घने बसे हुए क्षेत्रों से दूर खुले और स्वास्थ्यवर्धक जगहों पर रहना पसंद करते हैं और अपने काम के लिए रोज अपने कार्यस्थल पर आते जाते रहते हैं। तेजी से विकसित होते हुए आधुनिक परिवहन के मार्गों और साधनों ने इन उपनगरीय क्षेत्रों में विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में भी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे विशाल नगरों के आसपास तेजी से उपनगरों का विकास हुआ है। बस्तियों में किए जाने वाले कार्यों के पदानुक्रम भी विभाजन का एक आधार हैं। गांव में किए जाने वाले कार्य आर्थिक क्रियाओं के दृष्टिकोण से निम्न स्तरीय होते हैं, जहां सेवाएं भी निम्न स्तर की होती हैं। नगरों में उच्च स्तरीय सेवाएं पाई जाती हैं। गांव में छोटी छोटी मरम्मत की दुकानें, मोबाइल के रिचार्ज सेंटर और किराना की दुकान हो सकती है, लेकिन नगरों में व्यापार और वाणिज्य से जुड़े हुए बड़े संस्थान, बड़े बड़े शिक्षा संस्थान और उच्च स्तरीय चिकित्सीय सेवाएं पाई जाती हैं। लेकिन इन कार्यों और सेवाओं के स्तर के आधार पर भी पूरे विश्व में समानता नहीं पाई जाती। जैसे अमेरिका में पेट्रोल पंप को ग्रामीण और निम्न श्रेणी का कार्य समझा जाता है, लेकिन भारत में ये नगरीय कार्य के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली सुविधाएं भी इसमें विभेदीकरण का एक आधार हो सकती हैं। गांव में पाई जाने वाली सुविधाएं बहुत कम या निम्न स्तर की होती हैं, जबकि नगरों में बेहतर सामाजिक आर्थिक सुविधाएं होती हैं और जीवन स्तर भी ऊंचा होता है। लेकिन यह आधार भी सर्वमान्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह किसी भी देश के विकास के स्तर पर निर्भर करता है। विकसित देशों में गांव परिवहन तथा संचार के साधनों से अच्छी तरह जुड़े होते हैं, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं पाई जाती हैं, जबकि विकासशील देशों में ज्यादातर सड़कें कच्ची हैं। वर्ष के अधिकांश महीनों में आसपास के क्षेत्रों से उनका संपर्क नहीं रहता और शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं बहुत खराब स्थिति में हैं। इस प्रकार ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में विभाजन के लिए कुछ सामान्य आधारों को माना जा सकता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम, जबकि नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है। ग्रामीण क्षेत्र व्यावसायिक संरचना के दृष्टिकोण से प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या उद्योगों और सेवाओं में संलग्न होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं निम्न स्तरीय होती हैं और ये कम सुविधाओं वाले क्षेत्र होते हैं, जबकि नगर उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान करते हैं और आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। 1991 की भारतीय जनगणना के अनुसार नगरीय बस्तियों की 4 विशेषताएं बताई गई हैं। पहला, वे सभी स्थान जो नगर पालिका छावनी बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी के अंतर्गत आते हों। दूसरा, यहाँ जनसंख्या 5000 या इससे अधिक हो। तीसरा, 75% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्य यानी कि उद्योगों या सेवाओं में लगी हुई हो। और चौथी विशेषता, किसी भी नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ऐसे सभी क्षेत्र नगरीय बस्तियों के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे आकृति और प्रतिरूप के आधार पर ग्रामीण बस्तियों के विभाजन की। इस आधार पर सभी प्रकार की ग्रामीण और नगरीय बस्तियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, सहत बस्तियां और प्रकीर्ण बस्तियां। सहत बस्ती, जिसे अंग्रेजी में कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं, घने बसे हुए क्षेत्र होते हैं। मकान पास पास बनाए जाते हैं, इसमें गलियां सक्रिय होती हैं। इस प्रकार के बस्तियों का विकास नदी घाटियों के उपजाऊ मैदानों में सबसे अधिक देखने को मिलता है, जहां जनसंख्या का आकार और घनत्व दोनों ही अधिक पाया जाता है। विश्व के कुछ भागों में सुरक्षात्मक कारणों से भी ग्रामीण बस्तियों का आकार बड़ा और घना बसा हुआ पाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहां पानी की उपलब्धता वाले जगहों पर बस्तियां सघन और बड़े आकार वाली होती हैं। प्रकीर्ण बस्तियां, इन बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं। ऐसी बस्तियों की प्रशासनिक इकाई एक ही होती है, लेकिन संसाधन आधार बिखरे हुए होने के कारण इनका बसाव दूर दूर पाया जाता है। इस प्रकार की बस्तियां पर्वतीय और पठारी ढलानों पर पाई जाती हैं, जहां खेती के लिए समतल भूमि का अभाव होता है और अधिकांश जनसंख्या पशुपालन के लिए चारागाह पर निर्भर होती है। ऐसी बस्तियों में लोग पूजा घर, बाजार तथा अन्य सामाजिक सेवाओं का उपयोग सामूहिक रूप से करते हैं, जहां पर इन लोगों का आपस में मिलना जुलना होता है। अब हम ग्रामीण और नगरीय बस्तियों की विशेषताओं, इनके आकार, प्रकार, वर्गीकरण और प्रतिरूप की चर्चा
अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ग्रामीण बस्ती। बच्चों, यद्यपि ग्रामीण बस्तियों का आकार छोटा होता है, फिर भी प्राचीन काल से ही ये बस्तियां उन स्थानों पर बसती रही हैं जहां जीवन निर्वाह के लिए उपयुक्त परिस्थितियां पाई जाती हैं। इसलिए सबसे पहले हम ग्रामीण बस्तियों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करेंगे। बस्तियों की स्थिति मुख्य रूप से 6 कारकों के द्वारा निर्धारित होती है: जलापूर्ति, भूमि, उच्च भूमि के क्षेत्र, गृह निर्माण सामग्री, सुरक्षा और नियोजित बसाव। जल आपूर्ति या जल की उपलब्धता बस्तियों की स्थापना में सबसे अहम भूमिका निभाती है। ज्यादातर ग्रामीण बस्तियां जल स्रोतों के पास स्थित होती हैं। यहां पर जीवन निर्वाह के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ग्रामीण बस्तियां ज्यादातर कृषि पर आधारित होती हैं, जो सिंचाई के लिए जल स्रोतों पर निर्भर होती हैं। बच्चों, जिन स्थानों पर जल की उपलब्धता ग्रामीण बस्तियों की स्थिति को निर्धारित करती है, ऐसे स्थानों को नम बिंदु भी कहा जाता है। ये आसपास के सूखे स्थानों की अपेक्षा जीवन निर्वाह की उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करते हैं। इन बस्तियों में पानी पर्याप्त मात्रा में पूरे साल उपलब्ध रहता है। दूसरा कारक है भूमि। समतल और उपजाऊ भूमि हमेशा से बसाव के लिए उपयुक्त माने जाते रहे हैं। ये कृषि के लिए लाभकारी होते हैं। यूरोप की ठंडी जलवायु में दलदली और निचले क्षेत्रों में बस्तियां नहीं पाई जाती हैं, जबकि दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में लोग नदियों की निचली घाटियों में, जहां बार बार बाढ़ आती है, दलदली क्षेत्रों में और तटीय क्षेत्रों में बस्तियां बनाते हैं, जहां वर्ष में 3 बार चावल की खेती की जा सके। सामान्यतः समतल और उपजाऊ भूमि सहत बस्ती या कॉम्पैक्ट सेटलमेंट को प्रोत्साहित करती है, जबकि पहाड़ी ढलानों पर और समतल भूमि के अभाव के कारण बिखरी हुई बस्तियां पाई जाती हैं, क्योंकि मकानों का निर्माण अलग अलग स्थानों पर समतल स्थान मिलने पर ही किया जा सकता है। तीसरा और महत्वपूर्ण कारक है उच्च भूमि के क्षेत्र। इन्हें शुष्क बिंदु भी कहा जाता है। मनुष्य अपने निवास के लिए ऐसे स्थानों का चुनाव करता है जहां बार बार बाढ़, सुनामी, चक्रवात या बड़ी लहरों से खतरा न हो और मनुष्य की जीविका भी प्रभावित न हो। नदियों की घाटियों में मानव बस्तियां बाढ़ के मैदानों से दूर पाई जाती हैं, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ऊंचे स्थानों पर बसाव होता है। इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय और दलदली क्षेत्रों में मकानों का निर्माण लकड़ी या बांस के खंभों के ऊपर किया जाता है, ताकि नमी से बचाव हो सके और कीड़े मकोड़ों से भी सुरक्षा हो सके। गृह निर्माण सामग्री की उपलब्धता भी ग्रामीण बस्तियों के विकसित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज भी गांव में मकान स्थानीय संसाधनों से ही बनाए जाते हैं। जैसे अलास्का जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में एस्किमो अभी भी अपने घर बर्फ से बनाते हैं, जबकि अफ्रीका के घास के मैदानों में घास फूस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। बच्चों, पिछले कुछ दशकों से ग्रामीण अधिवासों की निर्माण सामग्री में तेजी से बदलाव हुआ है। विकसित देशों में ग्रामीण बस्तियों में पक्के मकान की परंपरा पहले से ही रही है, लेकिन अब विकासशील देशों में भी गांव में ईंट से पक्के मकान तेजी से बन रहे हैं। लेकिन फिर भी अधिकांश मकानों में स्थानीय सामग्रियों के प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती है। जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समूह अभी भी अपने मकान स्थानीय संसाधनों जैसे घास फूस, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी आदि से बनाते हैं। अगला कारक है सुरक्षा। आदिकाल से ही ये गांव की स्थिति को प्रभावित करता रहा है। युद्ध, आक्रमण और आपसी संघर्ष की स्थिति में लोग ऐसे स्थानों पर बसना पसंद करते थे जहां वे अपने जान माल और समुदाय की रक्षा कर सकें। दक्षिणी अमेरिका की अमेज़न घाटी में आज भी आदिम जनजातियां मुख्य आबादी से दूर घने जंगलों में बसी हुई हैं, जिनका संपर्क आम जनजीवन से नहीं है। ऐसा वे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए करती हैं। इसी प्रकार उत्तरी और मध्य अफ्रीका के देशों में, जहां हमेशा से जातीय संघर्षों का इतिहास रहा है, वहां ग्रामीण बस्तियां छोटी छोटी पहाड़ियों, टीलों, जिसे इंसेलबर्ग कहा जाता है, की आड़ में बनाई जाती थीं, जहां संघर्ष की स्थिति में समुदाय की रक्षा की जा सके। बच्चों, कभी कभी ग्रामीण बस्तियों की स्थिति भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक ये सभी कारक निर्धारित नहीं करते। सरकार कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए ग्रामीण बस्ती के बसाव को प्रोत्साहित करती है। सरकार अपने अधिग्रहित भूमि पर निवासियों को सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे मकान,
पानी, सड़क, बिजली आदि की व्यवस्था करती है। हमारी चर्चा का अगला बिंदु है ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण। ग्रामीण बस्तियों की आकृति, उनके प्रसार, उनके कार्य और विशेषताएं भौगोलिक संरचना और आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले संसाधन आधार पर निर्भर होती हैं। इसलिए इनका वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जा सकता है। इनमें से पहला है विन्यास के आधार पर। यहाँ विन्यास का अर्थ ग्राम की भौगोलिक स्थिति से है। इनके आधार पर इन्हें मैदानी ग्राम, पठारी ग्राम, तटवर्ती ग्राम, वन ग्राम और मरुस्थलीय ग्राम आदि कहते हैं। दूसरा है कार्य के आधार पर। बस्तियों में संपन्न होने वाले मुख्य प्राथमिक कार्य के आधार पर इन्हें कई वर्गों में बांटा जाता है, जैसे कृषि ग्राम, मछुआरों के ग्राम, लकड़हारों के ग्राम आदि। उपरोक्त दोनों आधारों को यदि तर्क संगत तरीके से व्याख्या करें तो मैदान की स्थिति वाले गांव में मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, इसीलिए वो कृषि ग्राम भी होते हैं। इसी प्रकार तटवर्ती ग्राम का संबंध मछुआरों के गांव से और पर्वतीय तथा पठारी गांव का संबंध पशुपालकों और चरवाहों के गांव से होता है। ग्रामीण बस्तियां अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार अनेक प्रकार की आकृतियां बनाती हैं। अतः इनके वर्गीकरण का तीसरा आधार है आकृति या शेप के आधार पर। इस आधार पर ग्रामीण बस्तियों की अनगिनत ज्यामितीय आकृतियां होती हैं। जैसे पहला है रैखिक प्रतिरूप। सड़कों, रेल मार्गों, नहरों, नदी के तटबंध आदि के सहारे एक सीधी रेखा में इस प्रकार के प्रतिरूप पाए जाते हैं। आयताकार प्रतिरूप, इसमें सड़कें आयताकार होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। समतल क्षेत्र में और नियोजित ढंग से बसाई हुई बस्तियां इस आकार की होती हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप, जब किसी झील, तालाब या छोटी पहाड़ी के सहारे गांव बस जाते हैं तो वृत्ताकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। कभी कभी ऐसी बस्तियां स्थानीय समुदायों और जनजातियों के द्वारा नियोजित ढंग से भी बनाई जाती हैं, जिसमें किनारे किनारे मकान होते हैं और बीच का स्थान पशुओं के लिए सुरक्षित रखा जाता है ताकि वो जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सकें। अफ्रीका की मसाई जनजाति के गांव इस प्रकार बनाए जाते हैं। तारे के आकार का प्रतिरूप, जहां कई मार्ग आकर मिलते हैं, हर एक मार्ग के सहारे मकान बन जाते हैं और तारे के आकार की बस्तियां विकसित हो जाती हैं। इसी प्रकार टी आकार, वाई आकार और क्रॉस आकार की बस्तियों का विकास भी विभिन्न प्रकार के मार्गों के मिलने और उनके आसपास के मकानों के बनने से हो जाता है। दोहरे ग्राम, कभी कभी नदियों पर बने पुल के दोनों ओर या नदी के दोनों किनारों के बीच फेरी स्टेशनों के सहारे दोनों ओर बसाव हो जाता है, जिसे दोहरे ग्राम कहते हैं। बच्चों, विकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यूरोप की लगभग 85% जनसंख्या नगरों में रहती है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं मौजूद होती हैं और ये बड़े नगरीय केंद्रों से भी भलीभांति जुड़े हुए होते हैं। लेकिन विकासशील देशों की ग्रामीण बस्तियों में, जहां अधिकांश जनसंख्या अभी भी गांव में रहती है, अनेकों प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है। ये सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और इनका आधारभूत ढांचा भी अविकसित है। आइए अब हम विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की कुछ प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करते हैं। गांव की सबसे बड़ी समस्या है जल संसाधनों का उचित प्रबंधन न होना। तो सबसे पहले हम इसी से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं की चर्चा करते हैं। पहला है जलापूर्ति का अभाव। बच्चों, आप जानते हैं कि जल की उपलब्धता बस्तियों में स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिकांश ग्रामीण बस्तियां जल के प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर होती हैं। इन्हें शुष्क ऋतु में पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल के स्रोत दूर दूर होते हैं, जिससे पीने का पानी लेने के लिए लोगों को लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। परिवार की महिलाएं इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। जलापूर्ति से जुड़ी हुई दूसरी समस्या है जल जनित बीमारियां। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध है, वहां ये साफ सुथरा और कीटाणु रहित नहीं पाया जाता, जिससे ग्रामीण जनसंख्या अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त रहती है। दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिक जनसंख्या वाले देशों में जल स्रोत दूषित हो चुके हैं, जिससे लोगों में पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा बना रहता है। अगली समस्या है सिंचाई सुविधाओं का अभाव। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र कृषि पर आधारित होते हैं। गांव में सिंचाई की सुविधाएं अभी बहुत कम विकसित हुई हैं। जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल का उपयोग हो रहा है, वहां स्थिति में सुधार आया है, लेकिन अभी भी
अधिकांश पठारी और पर्वतीय गांवों में जहां सिंचाई के लिए जल स्रोत का अभाव होता है, उसका सीधा असर गांव के सामाजिक आर्थिक स्तर पर पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संग्रहण और प्रबंधन की उचित सुविधा का भी अभाव पाया जाता है, जिससे बारिश के मौसम में ये क्षेत्र बाढ़ की समस्या से ग्रसित रहते हैं और दूसरी ओर ये सूखा प्रभावित भी रहते हैं। ग्रामीण बस्तियों से जुड़ी हुई दूसरी समस्या है कच्ची सड़क और आधुनिक संचार साधनों का अभाव। विकासशील देशों के गांव अभी भी देश के मुख्य भागों से भली भांति जुड़े हुए नहीं हैं। यहां कच्ची सड़कें पाई जाती हैं जो बारिश के दिनों में उपयोग के योग्य नहीं रह जाती। आज भी अधिकांश ग्रामीण आबादी संचार क्रांति से कोसों दूर है। अगली समस्या है विद्युत आपूर्ति का अभाव। अभी भी दुनिया के अधिकांश गांवों में बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। एशिया और अफ्रीका के ग्रामीण क्षेत्र अभी भी इन सुविधाओं के अभाव में आदिम अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की मूलभूत सामाजिक सुविधाओं का भी अभाव पाया जाता है। अधिकांश विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था अभी भी आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार है, जिसके कारण वह अपनी ग्रामीण आबादी तक शिक्षा और संचार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। दूर दूर पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों में बसे हुए गांवों में अभी भी अस्पताल और स्कूल उपलब्ध नहीं हैं। गांव में शौचालय एवं कूड़ा कचरा के निस्तारण की भी सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। घरों में शौचालयों की व्यवस्था न होना, घरों से गंदे पानी के निकास की उचित सुविधा न होना और कूड़े कचरे का उचित ढंग से निपटान न होना जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिसका असर लोगों के सामान्य स्वास्थ्य पर पड़ता है। ग्रामीण बस्तियों में कच्चे और अनुपयुक्त मकान भी एक बड़ी समस्या है। अधिकांश घर मिट्टी, लकड़ी, घास फूस से बने छप्पर के बनाए जाते हैं, जो बारिश और बाढ़ के दिनों में खराब हो जाते हैं। अधिकांश घरों में लोगों और पशुओं के रहने की व्यवस्था एक साथ होती है, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं मानी जाती। तो ये थी ग्रामीण बस्तियों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं। बच्चों, इस अध्याय के पहले भाग में हमने ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं, इनकी स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक और ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण और इनसे जुड़ी हुई समस्याओं का अध्ययन किया। इसके अगले भाग में हम नगरीय बस्तियों और उनसे जुड़ी हुई कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।